14, 15, 16, 17, 18। बच्चों 12th में आंसर चेन्नई, 13 में आंसर बॉम्बे, 14 में आंसर दिल्ली, 15 में आंसर चेन्नई, 16 में दिल्ली, 17 में बॉम्बे, 18 में बॉम्बे। एक बार बच्चों ये आंसर्स देख लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब बच्चों इसमें तुम देखो, मुझे बताओ इधर क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों इसमें किसी को डाउट? बच्चों रेक्टेंगुलर इफ बार मैग्नेट पर पैरेलल, देखो पैरेलल कट कर रहे हो तो मैंने बताया था टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ता, तो वही 4 सेकेंड टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, पैरेलल कट करने पे टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों 13, इसमें कोई डाउट? 14, 15, ठीक है बच्चों 16, हाँ हैंड राइज करें जिसे कोई डाउट हो। 17 बच्चों मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक मोमेंट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इतने टाइम में, यानी कि टाइम पीरियड हुआ उसका 1/10, 6.7/10। ठीक है, अब 2 पाई आई तुम्हें दे रखा है एम बी, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो देखो आई एम सारी चीजें पता है, आ जाएगा। ठीक है 18 बच्चों इसमें कोई डाउट? चले आगे हम। ठीक है बच्चों अप टू 18 तक कोई दिक्कत? हेमंत वहां से उठ जाओ, तुम वहीं जगह पहुंच जाओ। अब बच्चों मुझे बताओ, बच्चों इधर बच्चों मैंने डाई पैरा फेरो ये 3 चीजें डिस्कस की थी, उसमें बच्चों मुझे फिर बताओ डाई मैग्नेटिक में पेयर्ड या अनपेयर्ड? पेयर्ड। एक सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0, एक सैंपल लोगे उसका 0, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन कहां मैग्नेटाइज होगा? अपोजिट। पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड अनपेयर्ड, क्या होगा? अनपेयर्ड। सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा या नॉन जीरो होगा, लेकिन सैंपल लोगे 0, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उसी डायरेक्शन में हल्का सा मैग्नेटाइज हो जाएगा। बच्चों जैसा पैरामैग्नेटिक होता है वैसा ही फेरो है, फर्क इसका है डोमेन्स का, तो हर चीज बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत क्विक होगी, बस इतना सा है। समझ गए बच्चों? अब बच्चों उसके बाद मैंने तुम्हें डिस्कस किया था उसे तुम समझो, तो हेडिंग बच्चों ऐसे लिख लो एच। बच्चों एच मान लो हेडिंग है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बच्चों ये आवाज सबकी बंद हो जाए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों एच है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच तुम्हारा क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बहुत सारे नाम है, मुझे भी याद नहीं रहता है, बट मुझे एच याद है, मैंने एच से याद कर रखा है, उससे काम चला सकते हो। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एच का नाम ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बुक्स में मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग नाम से दे दिया जाता। तो बच्चों ये 4 नाम रहते हैं, पर नाम याद रख पाना मुश्किल है। बेटर ये है जैसे मैं यूनिट से पता कर लेता हूं या सिंबल से, तो उससे पता कर। अब बच्चों वापस से मैं बता रहा हूं एच होता क्या है उसको समझना। तो जो मैंने लास्ट टर्म पे बच्चों डिस्कस किया था उसको समझो। बच्चों ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, बच्चों इसे लिखना नहीं है, केवल समझना। इधर अंश बच्चों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, बताओ आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? आर डिस्टेंस पे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0 I अपॉन 2 पाई आर। अगर बच्चों वैक्यूम या एयर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मान लो मैंने वैक्यूम वाले को B0 बोल दिया, B0 वैक्यूम में मैंने मैग्नेटिक फील्ड को B0 बोल दिया, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ये होगी।
अब मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ हजार है, हजार, लेट से हजार है। अब मैंने वायर के आसपास कोई डाई मैग्नेटिक मटेरियल भर दिया, तो अब अगर मैं उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो कम आएगी या ज्यादा आएगी? डाई मैग्नेटिक मटेरियल भरा है, डाई मैग्नेटिक, तो डाई मैग्नेटिक के केस में कम आएगी या ज्यादा आएगी? कम आएगी। तो होगा ये म्यू नॉट, इतनी तो आ ही रही है, ये किसकी वजह से आ रही है? वैक्यूम की वजह से। साथ ही साथ एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और आ जाएगी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। अब बच्चों मुझे फिर बताओ, अगर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भर दूं तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, जैसे 1000 थी पहले 980, अब हो सकता है 1050 आ जाए। फेरोमैग्नेटिक भर दूं तो बहुत ज्यादा, 1000 की 50,000 हो सकती है, 49,000 वो अपनी तरफ से इंड्यूस कर देगा। तो पॉइंट ये है, अगर हम मीडियम बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी। लेकिन बच्चों ये बताओ, I/2πr, I/2πr ये चीज बदलेगी क्या? ये चीज तुम्हारी बदलने वाली नहीं है, केवल म्यू नॉट की जगह तुम्हारा उस मीडियम का म्यू आ जाए। समझ पाए? तो इस वजह से हमने इस चीज को एक नया नाम दे दिया। ये नया नाम है बच्चों H। ये किस पे डिपेंड करेगा? सोर्स पे, सोर्स पे, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, सोर्स पे और उस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा। तुम कुछ भी भरते रहो, वैक्यूम भरो, डाईमैग्नेटिक भरो, पैरामैग्नेटिक भरो, फेरोमैग्नेटिक भरो, ये चीज नहीं बदलेगी, ये सोर्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये चीज क्लियर है? तो अब बच्चों हवा भर दी है तो ये आ गया। मान लो मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भर दिया, तो बताओ म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा? म्यू नॉट की जगह बच्चों उस मीडियम की परमिबिलिटी आ जाएगी। तो बच्चों ये सारी लिख ली है, ठीक है। अब बच्चों मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, डिटेल में बच्चों मैंने तुम्हें रिटर्न नोट्स दे रखे हैं, उससे तुम रेफर कर सकते हो। तो अब समझो, अभी अभी बच्चों हमने देखा बी नॉट क्या आ गया? म्यू नॉट एच, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच, या बच्चों मैं एच लिख सकता हूं बी नॉट बाई म्यू नॉट। इतना बच्चों कंप्लीट कर लो। बी नॉट से मेरा मतलब है वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट से मतलब वही वैक्यूम की परमिबिलिटी, ठीक है। अब बच्चों जैसे मैंने अभी बताया कि मान लो मैंने डाईमैग्नेटिक मटेरियल भरा, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी या बढ़ेगी? बच्चों डाईमैग्नेटिक भरूंगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी या बढ़ेगी? कम हो जाएगी। तो अगर कोई मीडियम होगा, अगर कोई मीडियम होगा, ये तो वैक्यूम या एयर के लिए हो गया, मीडियम के लिए अगर मैं नेट या टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं, तो मीडियम अगर बच्चों होगा तो वो आ जाएगा म्यू एच। म्यू बच्चों क्या है? परमिबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। क्लियर है बच्चों? इधर सुयास बच्चों इतना कंप्लीट कर लिया? हाँ, मतलब फेरोमैग्नेटिक में वही चीज बहुत लार्ज हो जाएगी। नहीं समझे नहीं, देखो पैरा में क्या होगा, थोड़े बहुत एटम्स अलाइन होंगे, फेरो में बहुत सारे एटम क्विकली अलाइन होते हैं, तो उस वजह से फेरो में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अभी हम और ज्यादा डिटेल में आगे चीजें देखेंगे तब और पता चलेगा, ठीक है। देखो जैसे समझो मैंने एक एग्जांपल दिया था, अब भले ही 150 करोड़ की पॉपुलेशन, या मान लो जैसे एक और एग्जांपल दूं, अंग्रेजों ने जब यहाँ पे शासन किया तो उनकी पॉपुलेशन बमुश्किल 5-10 हजार रही होगी। अब जैसे मान लो जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की फौज केवल 3,000 की थी, लेकिन उनकी फौज करीब 50-60 हजार की थी, बट उन 3,000 ने 50,000 को हरा दिया था। अब सिटी की पॉपुलेशन निकालोगे तो वो लाखों की होगी, तो उस पॉपुलेशन से थोड़ी मतलब है, वो थोड़ी लड़ने में पार्टिसिपेट कर।
उसमें से कितने तुम्हारे प्रॉपरली लड़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, समझ लो बच्चों। इतना ड्रॉ कर लिया, ओके इतना लिख लिया। अब बच्चों इसमें आगे एक लाइन लिख लो, बच्चों आगे इसमें एक लाइन लिख लो, H इज, बच्चों इधर H इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, H is property of source, H is property of source and it is independent from independent from medium. H is a property of source and it is independent from medium. आगे बच्चों एक लाइन और लिख लो, आगे बच्चों एक लाइन और लिख लो, it is a vector quantity, it is a vector quantity and its SI unit, it is a vector quantity and its SI unit, तो बच्चों समझना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बच्चों बताओ इसमें H किसको बोलते हैं? ठीक है तो इसे हटा दो। बच्चों 2 पाई की कोई यूनिट है, I की यूनिट क्या है? R की मीटर, तो इसकी SI यूनिट क्या बन जाएगी? एम्पियर पर मीटर। तो आगे बच्चों लिख लो इसमें SI यूनिट एम्पियर पर मीटर। बच्चों H की SI यूनिट तुम्हारी क्या आ जाएगी? एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। बच्चों ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, उसमें डिवाइड बाय म्यू नॉट करना पड़ेगा। देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इसको टेस्ला या गॉस बोल सकते, लेकिन इसमें म्यू नॉट का डिवाइड कर दोगे तो थोड़ी टेस्ला या गॉस बचेगा, ठीक है। अब बच्चों मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूं, इस चीज को एक और तरीके से समझते हैं। बच्चों इधर समझो, देखो जैसे बच्चों मान लो, बच्चों जैसे ये तुम्हें मैग्नेट दिख रही है, ठीक है। बच्चों ये मैग्नेट किस में बनती है? फैक्ट्रीज में। अब फैक्ट्रीज में मैग्नेट अप्रोक्सीमेट कैसे बनाई जाती है वो समझो। इस तरह से मान लो सोलेनॉइड ले ली। अब मान लो तुम्हें मैग्नेट बनाना, तो तुमने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लिया जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा, उसको तुमने इस तरह से बड़ी सी सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। तो बच्चों मान लो बहुत बड़ी सी सोलेनॉइड रहती है, मान लो रूम के बराबर, उसमें बहुत सारी ट्रेज हैं। उस ट्रेज में तुमने इस तरह से पीसेस को काट काट के रख दिया। अब पीसेस को जब हम ऐसे काट काट के रख देते हैं, तो ये हमने सोलेनॉइड ले ली, इसमें हमने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पीसेस को काट के रख दिए। अब बच्चों मैं इसमें करंट फ्लो कराऊंगा, करंट फ्लो कराऊंगा तो इसकी वजह से बच्चों अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। बच्चों बताओ सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट NI। अब म्यू नॉट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम चाहते हो कि हम इसे बहुत अच्छा मैग्नेट बनाएं, तो बहुत अच्छा मैग्नेट बनाने के लिए जरूरी है कि इसके ज्यादा से ज्यादा डोमेन्स अलाइन हो। अगर हम ज्यादा से ज्यादा डोमेन्स को अलाइन करना चाहते हैं तो बाहर से जो हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब बाहर से जो हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसमें म्यू नॉट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो केवल हम N और I को ही चेंज कर सकते। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो हमें H स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। H स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें N ज्यादा रखना पड़ेगा, I ज्यादा रखना पड़ेगा। तो N इंटू I, ये चीज अपनी H हो गई,
और ये अपनी इस म्यू नॉट से इंडिपेंडेंट है। तो H हमें ये बताता है कि जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं मैग्नेट बनाने के लिए वो कितना स्ट्रांग है। बच्चों ये पॉइंट समझ गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग फिर तुम लिख लो। बच्चों नोट्स में अगर देखोगे तो ये चीज तुम्हें यहां मिल जाएगी, जैसे H इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट। और सोलेनॉइड के लिए अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू Ni आ जाएगी। तो डिटेल में पढ़ना चाहो तो बच्चों वहां पढ़ सकते हो, बाकी कंसेप्चुअल चीजें जो है वो मैंने तुम्हें बता दी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग तुम इस तरह से लिख लो, या पहले बच्चों ये लिख लो फिर बताता हूं। मैग्नेटाइजेशन, एनसीईआरटी में इसका नाम मैग्नेटाइजेशन है। बुक्स वगैरह में अधिकतर नाम देखोगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों इतना एक बार नोट कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच्चों लिख लिया। अब बच्चों समझो, एनसीईआरटी में आई को कैपिटल एम से डिनोट किया गया, लेकिन बच्चों उसको अभी हम आई से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल एम से हमने मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट किया है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों आई क्या होता है वो चीज समझो। बच्चों आई क्या होता है वो चीज समझो। जैसे अभी अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल डिस्कस किया, बच्चों देखना। जैसे बच्चों ये सोलेनॉइड है, अब तुमने इसमें आई करंट फ्लो करवाया, बच्चों बताओ अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अब मान लो तुम फैक्ट्री में मैग्नेट बना रहे हो, तो फैक्ट्री में अगर तुम मैग्नेट बना रहे हो, मुझे ये बताओ तुमने मटेरियल यूज कर रहे हो डाई मैग्नेटिक मटेरियल, तुम्हारा मैग्नेट बन पाएगा? तुम अगर डाई मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हो वो तो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है। तो उससे तुम्हारा कोई भी मैग्नेट बन पाएगा? नहीं। अब बच्चों फिर बताओ, मान लो तुमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल यूज किया, कोई ढंग का मैग्नेट बन पाएगा? वो भी ढंग का मैग्नेट नहीं बनेगा। अब मान लो तुम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करो, अब फेरोमैग्नेटिक में मान लो मिलावट वाला बेकार सा लोहा यूज करो, तो अच्छा मैग्नेट बनेगा या बस ठीक ठाक बनेगा? और ये मान लो बिल्कुल प्योर लोहा अच्छी क्वालिटी का यूज करो, तो कैसा मैग्नेट बनेगा? तो पॉइंट बच्चों ये है, केवल तुम सोलेनॉइड लेके किसी भी मटेरियल को मैग्नेट नहीं बना सकते, उसमें खुद की भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब मान लो तुमने मटेरियल लिया पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल लोगे तो थोड़ा बहुत वो अलाइन हो जाएगा, तो कुछ डाइपोल मोमेंट इसमें डेवलप हो जाएगा। तो अब बच्चों पहले इसमें एक लाइन लिख लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। एक लाइन बच्चों ये लिख लो, डाइपोल मोमेंट डेवलप डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट डेवलप per unit volume is called magnetization. Dipole moment developed per unit volume is called magnetization. ठीक है? तो बच्चों अब इसमें लिख लो I इक्वल टू m बाई वॉल्यूम, I इक्वल टू m बाई वॉल्यूम। m बच्चों क्या है? डाइपोल मोमेंट डेवलप। कैपिटल M बच्चों क्या है? डाइपोल मोमेंट डेवलप। बच्चों इतना क्लियर है? अब बच्चों समझो, आई हमें क्या बताता है? आई बच्चों हमें यह बताता है कि जो हम मैग्नेट बना रहे हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन रही। जैसे बच्चों एक सिंपल एग्जांपल समझो, थोड़ा बहुत अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो न्यूज में जैसे अगर आप देखोगे अमेरिका से कुछ ट्रेड वॉर वगैरह ये सब चल रहा है, वो काफी ज्यादा टैरिफ वगैरह लगा रहा है। उसने चाइना पे भी इसी तरह से टैरिफ वगैरह लगाए,
बट चाइना ने क्या किया, जो मैग्नेट्स होती हैं, जो हम बोलते हैं रेयर अर्थ मटेरियल रहते हैं, उनकी सप्लाई रोक दी, उनकी सप्लाई रोक दी। अब वो जो मटेरियल है जिसे हम रेयर अर्थ मटेरियल बोलते हैं, वो बच्चों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें यूज होता है, फाइटर जेट्स में यूज होता है। तो उन रेयर अर्थ मटेरियल से होता क्या है, बहुत हाई पावर मैग्नेट बनते हैं बच्चों। जो रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं उनसे बहुत ज्यादा हाई पावर मैग्नेट बनती, तो उस हाई पावर मैग्नेट की वजह से बहुत हाई टॉर्क डेवलप होता है और उस वजह से वो जल्दी जल्दी रेस पकड़ पाएगी। बच्चों ये चीज समझ पाए। अब उसकी 90% सप्लाई चाइना के पास, अब उसने अगर वो सप्लाई बंद कर दी तो इंडिया हो या अमेरिका हो, हर जगह परेशानी आएगी। तो अमेरिका ने इंडिया पे मान लो टैरिफ वही रखा, लेकिन चाइना के टैरिफ उसे मजबूरी में कम करने पड़े। तो पॉइंट मेरा बच्चों क्या है वो समझो। देखो बच्चों इधर समझो, बच्चों आवाज जिसकी आ रही है बंद करें। मान लो तुमने 2x2x6 का एक मैग्नेट मतलब मटेरियल लिया, एक तुमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया, एक तुमने मान लो आयरन लिया, ठीक है, और एक बच्चों तुमने क्या किया, रेयर अर्थ मटेरियल लिया। ये मान लो रेयर अर्थ मटेरियल लिया। तो अब बच्चों मेरे पॉइंट को समझो, सबकी डायमेंशन सेम है, सबकी सेम डायमेंशन है, सबको मैंने मैग्नेट बनाने के लिए रखा। अब बच्चों सोच के बताओ सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म किस में डेवलप होगा, रेयर अर्थ में। तो बच्चों जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, ये भी आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन रेयर अर्थ की जो मैग्नेट होगी वो बहुत ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट करता है। इवन बच्चों इतना ज्यादा फोर्सफुली रहता है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो नीचे लोहा है, आपने ये मैग्नेट रखी और छोड़ी, तो बच्चों ये बताओ अगर इस मैग्नेट को तुम छोड़ोगे तो वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी क्योंकि आयरन है। अगर तुम छोड़ोगे तो तुम्हारे हाथ पे कोई खास चोट नहीं लगेगी। लेकिन ये अगर मान लो रेयर अर्थ वाली मैग्नेट है, तब तुम इसे छोड़ोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ को पेनिट्रेट कर जाए। इतनी हाई पावर मैग्नेट उससे बनती है। जैसे बच्चों मान लो दो मैग्नेट को अगर मैं छोड़ दूं, आपस में टकराएंगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर रेयर अर्थ वाली होंगी वो आपस में इतना फोर्स से टकराएंगी कि हो सकता है कि टूट जाए। तो पॉइंट बच्चों मेरा समझो, देखो वॉल्यूम सब में सेम है, लेकिन बच्चों बताओ सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म किस में डेवलप हुआ। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म उसमें डेवलप हुआ, इसका मतलब यह है कि भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। वो तुम्हारा कैसा मैग्नेट बन गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। अब आई बच्चों ज्यादा कब होगा वो समझो। मान लो कम वॉल्यूम हो, ये ज्यादा हो, कम वॉल्यूम ये ज्यादा, तो बच्चों बताओ रेशो कम आएगा या ज्यादा, ज्यादा रेशो आएगा। ज्यादा रेशो आएगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म हो रहा, कि कम वॉल्यूम में ही बहुत सारा मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया। इसका मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का मैग्नेट बन रहा है। बच्चों ये चीज समझे। अब बच्चों अभी अभी मैंने एच के बारे में डिस्कस किया था, बताओ उसकी यूनिट क्या थी, एम्पियर पर मीटर। अब इसकी यूनिट निकालता हूं, तो बच्चों बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की एसआई यूनिट बच्चों आई इंटू एरिया, उससे याद रखो आई इंटू एरिया। तो आई मतलब एम्पियर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। बताओ वॉल्यूम की यूनिट, बच्चों ये कैंसिल आउट, तो फाइनली कितना आ गया, एम्पियर पर मीटर। तो बच्चों इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर। बच्चों बताओ एच के सिमिलर है या डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अब बच्चों आगे इसमें एक लाइन और लिख लो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट it is a vector quantity, its SI unit is same as H. It is a vector quantity, its SI unit is same as H. बच्चों ये चीज क्लियर है।
यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों जैसे जो डीपीपी नंबर, बच्चों डीपीपी नंबर अगर मैं बताऊं 4, बच्चों डीपीपी नंबर 4 में तुम देखना, हाँ उसमें बच्चों 24 नंबर एक बार अटेम्प्ट करो, डीपीपी 4 उसमें क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट करें। वो पोल स्ट्रेंथ है, डाइपोल मोमेंट नहीं है। देखो हमेशा यूनिट से चीजें जज करो, क्योंकि नाम से कंफ्यूज हो सकते हो। बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से मतलब तुमसे आई पूछा है, आई। हाँ बच्चों अब हैंड राइज करें जिससे ये सॉल्व हुआ हो। क्या रहा है? हैंड राइज करके आंसर दें। बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ कोई भी बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर तुम्हारा होगा चेन्नई। ठीक है बच्चों, देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया आई इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट बाई वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इंटू पोल स्ट्रेंथ बाई वॉल्यूम। अब याद रहे बच्चों ये पोल स्ट्रेंथ है, ये दो दिए वो पोल स्ट्रेंथ है, ना कि डाइपोल मोमेंट। तो 200 मिली का मतलब -3। अब लेंथ, लेंथ बच्चों क्या मानोगे? 25 सेंटीमीटर। ठीक है अब बच्चों समझो, वो उसे भी मान लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट ही हो जाएगा। बच्चों अब समझो ये लेंथ हो गई। अब नीचे वॉल्यूम अगर मुझे लिखना है तो बच्चों 25 इंटू 10 इंटू 5 सेंटीमीटर में तो -6। अब बच्चों गुणा भाग तुम कर लोगे, फाइनल आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 40। बच्चों कनेक्ट कर पाए? हाँ बोलो। लेंथ बच्चों जनरल पैटर्न ये रहता है, जनरल पैटर्न जैसे ये मैग्नेट है, तो बच्चों मैग्नेट अगर ये है तो इसमें लेंथ किसे मानोगे? जो सबसे बड़ी साइड है उसी को लेंथ मानते हैं। ठीक है अब बच्चों एक चीज यहां से और आ रही है, वो समझो इधर। बच्चों अब ध्यान से समझो, देखो ये लेंथ कट गई, ये लेंथ कट गई। बच्चों देखना ये मैग्नेट है, ये लेंथ है। अब समझो ये विड्थ मान लो, ये थिकनेस मान लो, विड्थ थिकनेस। तो बच्चों बताओ ये चीज तुम्हारी क्या है? ये चीज क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बच्चों लेंथ कट गई, ये चीज तुम्हारी एरिया, और ये पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ बाई एरिया, पोल स्ट्रेंथ बाई एरिया। तो आई की एक और डेफिनेशन बच्चों बन जाती है। एक डेफिनेशन ये है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरी डेफिनेशन बच्चों अपने पास बन जाती है पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। बच्चों ये चीज समझे? तो उसी में बच्चों आगे एक लाइन और लिख लो, आगे बच्चों एक लाइन लिख लो, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is called I. Pole strength per unit cross sectional area is called magnetization या I. तो बच्चों I को मैंने दो तरीके से डिफाइन किया, एक तो मैं बोला डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा बच्चों पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। बच्चों ये अभी क्लियर है? इधर वैभव, बच्चों यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलें आगे। ठीक है अब बच्चों थोड़ा हम पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं, फिर वापस इस टॉपिक पे आते हैं।
तो पुरानी चीजों पे बच्चों फोकस करें, लिखना नहीं है, बस देख के आंसर बताओ। बच्चों कैपेसिटर याद करो, प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, एरिया ए। बच्चों मान लो हवा है, ठीक है। बच्चों बताओ, अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो बच्चों क्या होगी? बोलो बच्चों, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आवाज नहीं आई बच्चों। Q अपॉन 2 बच्चों 2a एप्सिलॉन नॉट का 2 टाइम्स, मतलब बच्चों याद आया? ठीक है बच्चों, क्यों डिस्कस कर रहा हूं वो बाद में क्लियर होगा, पीछे ध्यान रहे, अभी आवाज नहीं आए, एक तुम्हारे आगे जो बैठे हैं वो भी। अब बच्चों समझो, मान लो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इसमें मैंने कोई मीडियम भर दिया E। बच्चों अब मान लो मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अब मुझे बताओ, जैसे ये कोई मीडियम है, मीडियम में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो मीडियम में बच्चों बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या आएगी? क्यू, बोलो बच्चों ए। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह ई आ जाए, नहीं सही है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं मीडियम में लिखूंगा तो क्यू अपॉन ए इंटू उस मीडियम की परमिटिविटी, ये चीज याद आई। अब उस मीडियम की परमिटिविटी को चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर। जैसे बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं ई आर, ई आर बच्चों होता है ई बाई ई नॉट, तो ई अपने पास हो गया ई नॉट इंटू ई आर। बच्चों ये चीज कनेक्ट कर पाए? अब बच्चों याद करो, कैपेसिटर में जो हमने सबसे लास्ट में टॉपिक पढ़ा था, इंड्यूस चार्ज, डाइपोल, पोलर डाइपोल एटसेट्रा, याद आया? उसमें बच्चों मैंने तुम्हें इंड्यूस चार्ज के बारे में बताया था। तो बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, उसी वजह से मैं इससे रिलेट करके बता रहा हूं, तो उसको समझो। ये दोनों चीजें समझ पाए? अब देखो होता क्या है, जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हैं तो यहां चार्ज Q, यहां चार्ज माइनस Q, यहां एक इंड्यूस चार्ज आएगा, यहां ये चार्ज आएगा, ठीक है। अब बच्चों यहां जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो बच्चों बताओ, इस प्लस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां और कितनी है? इस साइड है, इस साइड कितनी है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो इस पे इंड्यूस चार्ज QI है, इंड्यूस चार्ज QI है, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो प्लस माइनस, इंड्यूस चार्ज की बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, देखो प्लस माइनस इधर, तो Q इंड्यूस अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। याद आया बच्चों? तो बच्चों अब मेन चीज इसी को समझना है, हवा की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उतनी है, हवा की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उतनी ही है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि यहीं पे E लिख देते हो, यहां पे हम एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं, यहां पे हम एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं, और चार्ज कौन सा लिखते हैं? इंड्यूस वाला। इन दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको नाम हम दे देते हैं QAE। बच्चों ये चीज समझे, ऐसा नहीं कि हम मीडियम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधा सीधा E लिखते, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही आता है, लेकिन जो नेट इन दोनों का होता है, क्योंकि हमें ये अलग अलग नहीं दिखेगी, हमें यही दिखाई देगी, तो उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम यहां पे केवल E लिख देते हैं। बच्चों ये चीज समझे? अब बच्चों जो मैं कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझो, ये जो इंड्यूस चार्ज आया, मान लो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता, तो बताओ इंड्यूस चार्ज क्या होता? इंड्यूस चार्ज क्या होता है? 0। तो इस इंड्यूस चार्ज को पैदा किसने किया?
इस इंड्यूस चार्ज को बच्चों इस ओरिजिनल चार्ज ने पैदा किया, तो हम बोल सकते हैं कि इस इंड्यूस चार्ज का फादर एक तरीके से यही है। बच्चों समझ पाए? तो इंड्यूस चार्ज इसी चार्ज की वजह से जनरेट हुआ, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, अब ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। अब बच्चों हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ये चीज समझ पाए? अब इससे चीजें रिलेट करना आसान होगी, तो वो चीज समझो। क्लियर है? ओके। अब बच्चों वापस से समझना, देखो ये चीज समझ गए ना। इसके बाद बच्चों देखना, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है? अब बच्चों जैसा मैंने तुम्हें बताया कि दो तरह के चार्जेस थे, एक क्यू चार्ज और एक इंड्यूस चार्ज। क्यू चार्ज, एक इंड्यूस चार्ज। तो बच्चों मुझे ये बताओ उसमें से ओरिजिनल चार्ज कौन सा था? क्यू। इंड्यूस वहीं से पैदा हुआ, समझ पाए? इसको बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, जैसे समझना बच्चों। कई बार तुम में से कई इस तरह के एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो कोई गाड़ी को किसी ने पकड़ लिया ट्रैफिक पे, तो वो बोलता है कि भाई जानते हो मैं कौन हूं? वो बोलता है कि मैं विधायक हूं। समझ रहे हो? अब मान लो थोड़ा बहुत वो तरक्की करके सांसद बन गया, तो वो क्या बोलेगा कि मैं सांसद हूं या मैं मंत्री हूं। इस तरह से वो धमका के चाहेगा कि उसकी गाड़ी फ्री में छूट जाए। समझ गए? तो बच्चों उस पे पावर क्यों है? क्योंकि वो खुद मंत्री, विधायक या सांसद है। अब एक और एग्जांपल समझो, मान लो किसी गाड़ी को पकड़ा और उसमें उस सांसद या विधायक का बेटा बैठा है, तो वो क्या कहेगा कि जानते हो कि भाई मेरे चाचा विधायक हैं या पापा विधायक हैं या वो। तो उसके पास पावर कहां से आ रही? उसके पास पावर ओरिजिनल वहां से आ रही। तो पॉइंट बच्चों समझो, एक ओरिजिनल पावरफुल है और एक उसकी वजह से पावरफुल है। अब बच्चों पॉइंट को समझना, मान लो जैसे उसके पिताजी विधायक से मंत्री या सांसद बन गए, तो उसके बेटे की पावर भी बढ़ेगी या कम होगी? लेकिन उसके पास ओरिजिनल पावर नहीं है, वो उसकी दम पे फल फूल रहा। अब मान लो अगले इलेक्शन में वो हार गए, तो उसके बेटे की पावर क्या होगी? खत्म हो जाएगी, उसकी भी पावर खत्म हो जाएगी। तो पॉइंट ये है, समझो बच्चों, समझना। ये सोलेनॉइड, इसमें करंट भेजा, बच्चों इसको लिखना नहीं है, समझो। हमने मान लो ये कोई मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाह, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाह, तो इस मटेरियल को अगर हम मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं तो हमें यहां से करंट भेजना पड़ेगा। करंट भेजेंगे तो बच्चों बताओ इस करंट की वजह से H कितना डेवलप होगा? बोलो बच्चों, इस करंट की वजह से H, Ni। इस करंट की वजह से बच्चों H कितना डेवलप होगा? Ni। अब ध्यान से समझो बच्चों, इधर मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया था, कभी भी मैग्नेटिज्म डेवलप होगा वो करंट कैरिंग लूप की वजह से ही होगा। जब भी मैग्नेटिज्म डेवलप होगा करंट कैरिंग लूप की वजह से ही होगा। तो अब ये करंट कैरिंग लूप है, इसकी वजह से ये ओरिजिनल मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा। अब जो हमने मटेरियल रखा है उसमें भी मैग्नेटिज्म करंट की वजह से ही होगा, करंट की वजह से ही होगा। जब हम बाहर से ये वाला H लगाते हैं, तो इसके अंदर जो करंट वरेंट के लूप हैं वो अलाइन होना स्टार्ट होते हैं, तो उसके अंदर भी ऐसे करंट वाले लूप डेवलप हो रहे हैं। तो जैसे ये बाहर से हमने ओरिजिनल H लगाया, ये बच्चों हमने बाहर से ओरिजिनल H लगाया, लेकिन जब हम बाहर से ओरिजिनल H लगाते हैं तो इसके अंदर एक डुप्लीकेट या इंड्यूस H डेवलप हो जाता। इसके अंदर एक डुप्लीकेट या इंड्यूस H डेवलप हो जाता है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बताया एक खुद मंत्री या विधायक है और एक उसका बेटा, तो मंत्री या मान लो सांसद, उसके पास ओरिजिनल पावर है, लेकिन उसका बेटा उसकी दम पे फल फूल रहा है। समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई पैसे वाला है
उसका बेटा खूब पैसे उड़ा रहा है, लेकिन वो अपनी दम पे थोड़ी उड़ा रहा है, वो अपने पिताजी की दम पे उड़ा रहा है। अब उसके पिताजी के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो उसका भी खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट ये है, ये ओरिजिनल एच है, इसके अंदर जो डेवलप हो रहा है वो डुप्लीकेट या इंड्यूस एच है। तो ओरिजिनल एच और डुप्लीकेट एच या इंड्यूस एच, बच्चों बताओ रिलेटेड है या नहीं है? अगर मान लो ओरिजिनल कोई विधायक से सांसद बन रहा है, मंत्री बन रहा है, तो इसकी पावर बढ़ रही है, तो बताओ इसकी बढ़ेगी। तो हम बोल सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H इंड्यूस। उल्टा भी सही है, दोनों ही सही है। तो ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों, ये आप बच्चों डिस्कशन नहीं करें, समझो। तो बच्चों जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझो, जो H इंड्यूस है जिसको कि हम डुप्लीकेट H बोल रहे हैं, वो प्रोपोर्शनल है H ओरिजिनल के। बच्चों समझे? अब बच्चों एच एच नाम में कंफ्यूजन होगा। जैसे मान लो उसका लड़का बैठा है, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं ही विधायक हूं, तो नाम वो स्पष्ट करेगा कि भाई मैं विधायक नहीं हूं, विधायक का लड़का हूं। ठीक, तो अब नाम में कंफ्यूजन ना हो उस वजह से इस इंड्यूस वाले का नाम रख दिया आई, इसका नाम रख दिया एच, इसका नाम रख दिया एच। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, इस कांस्टेंट का नाम होता है ससेप्टिबिलिटी। तो बच्चों ये वैसी इंफॉर्मेशन के लिए मेन चीज ये है। तो इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस कर दूं। देखो, जो पैसा कमा रहा है वो समझ समझ के खर्च करेगा, ठीक है ना, लेकिन जिसको उड़ाना है वो कैसे भी कर सकता है। रीजन वो नहीं है, रीजन ये है, देखो एच क्या है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो करेंट की वजह से डेवलप हुआ। अब उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि वो कम है या ज्यादा। जैसे मान लो डाई मैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक तो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, तो उसमें जो एच इंड्यूस होगा वो उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा और कम आएगा। पैरा में वो चीज कम होगी, काफी कम होगी, फेरो में बहुत ज्यादा होगी। तो वो कम होगी या ज्यादा वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो किसी के पिताजी बहुत कमा रहे हैं, पर इसकी गारंटी थोड़ी कि भाई उसका बेटा उड़ाएगा ही, हो सकता है कि वो भी कमा के जमा और करने लगे, हो सकता है बहुत कम खर्च करे, हो सकता है बहुत ज्यादा उड़ाए। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ गए बच्चों। आई प्रोपोर्शनल टू एच, आई इक्वल टू एक्स एच, ये चीज होती है बच्चों ससेप्टिबिलिटी। बच्चों अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। बच्चों आई और एच दोनों की सेम यूनिट होती है या डिफरेंट? तो बच्चों ससेप्टिबिलिटी अगर मैं यहां से लिखता हूं आई बाई एच, ससेप्टिबिलिटी आई बाई एच, इसमें बच्चों आगे एक पॉइंट लिख लो, ससेप्टिबिलिटी आई बाई एच, इसमें तुम लिख लो इट इज ए यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, it is a unitless dimensionless quantity, it is a unitless dimensionless quantity। ठीक, एक चीज और, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, it is से मतलब susceptibility, it is a unitless dimensionless quantity, it is a scalar quantity। ठीक है, ये चीज क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट तुम लिख लो रिलेटिव। हाँ एक चीज और लिख लो बच्चों, इफ एक्स इज मोर वी कैन मैग्नेटाइज मटेरियल इजिली, if x is more we can magnetize material easily। अगर बच्चों ये चीज काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि हम मटेरियल को इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है।
अब बच्चों फिर समझना, अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो, इतना लिख लिया ना। तो बच्चों जो आई के बारे में मैंने बताया है वो जो मैंने डीपीपी प्रोवाइड किया है उसमें यहां मिल जाएगा। बाकी काम की और कंसेप्चुअल चीजें बच्चों मैंने बता दी हैं, ठीक है। ऐसी ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ना चाहो तो उसी नोट्स में आगे मिल जाएगा। बाकी काम की और कंसेप्चुअल चीजें मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट तुम लिख लो, ये तो बच्चों कर चुके हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। बच्चों ये लिख लो, रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी। तो बच्चों म्यू आर सिंपली म्यू बाई म्यू नॉट। बच्चों टर्म्स पता है तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बोलो म्यू आर इसमें क्या है, बोलो बच्चों म्यू आर। म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू नॉट क्या है, किसकी, एयर या वैक्यूम। म्यू किसी मीडियम की परमेबिलिटी, किसी मीडियम की परमेबिलिटी। अब बच्चों लॉजिकली बताओ, लॉजिकली मुझे बताओ कि जैसे जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, या मान लो फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक, वो कम मैग्नेटाइज होता है या बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होता है तो उसका म्यू कम होना चाहिए या ज्यादा। अगर म्यू ज्यादा होना चाहिए तो म्यू आर कम होगा या ज्यादा। तो फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू आर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। जैसे मान लो, लिखना नहीं कि बस समझो, तुमने करंट फ्लो करा है, हवा में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई 2 पाई आर, लेट से 1000 या 1000 मान लो। अब फेरोमैग्नेटिक में मान लो ये 50,000 है, यानी कि यहां तुमने म्यू नॉट की जगह म्यू रखा होगा, तो म्यू इसके कंपैरिजन में करीब 50 गुना होगा, तभी तो 50,000 आया होगा। मान लो ये 5 लाख है, तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 500। तो फेरोमैग्नेटिक के लिए बच्चों बताओ म्यू कम या ज्यादा, ज्यादा। अगर म्यू ज्यादा है तो म्यू आर कम या बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब मान लो डाई मैग्नेटिक की बात करते हैं, डाई मैग्नेटिक में ये 1000 है तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा आ जाता, मान लो 1020 1030 ऐसे आ गए। तो बच्चों 1000 1020 1030, तो यहां से बताओ म्यू आर लगभग कितना आएगा। बच्चों जैसे इससे थोड़ा सा ही ज्यादा आ पा रहा, थोड़ा सा ज्यादा आ पा रहा है तो म्यू थोड़ा ही सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा। तो मान लो जैसे म्यू नॉट 5 है, ये इससे थोड़ा ज्यादा 5.2, बताओ रेशो लगभग कितना आएगा, 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा ज्यादा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर बच्चों बताओ कितना होगा, 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा ज्यादा। अब डाईमैग्नेटिक 1000 है, उल्टा कम होके 980 970 हो गया। बच्चों बताओ अब म्यू आर कितना आएगा, 1 से कम या ज्यादा। जैसे ये 1000 ये 920, ऑब्वियस सी बात है कम। तो उससे बच्चों चीजें याद हो जाएंगी, वरना रटने में दिक्कत आएगी कि भाई म्यू आर फेरोमैग्नेटिक का बहुत ज्यादा इसका कम, वो रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन थोड़ा रिलेट कर पाओगे तो याद रख पाओगे। ये चीज क्लियर है। अब रिलेटिव परमिबिलिटी तुम्हें बताता क्या है वो समझो। जैसे एक हमने स्टैंडर्ड मान लिया वैक्यूम, वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है। जैसे मान लो किसी की रिलेटिव परमिबिलिटी 10 है, तो वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 10 गुना आसानी से मैग्नेटाइज हो रहा है। 50 है तो 50 गुना आसानी से मैग्नेटाइज हो रहा है। बच्चों ये चीज समझ गए, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट तुम इसमें फिर लिख लो। बच्चों इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहां मिल जाएगा। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, तो अब बच्चों नेक्स्ट लिख लो, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड म्यू आर। एक्स से मतलब ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड म्यू आर। तो बच्चों इसमें सारे फॉर्मूले अपने यूज हो जाएंगे, वो समझते हैं।
तो अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे हैं वो मैं साइड में लिख रहा हूं, वो समझो। सबसे पहले बच्चों हमने देखा था हवा वाली मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच, याद आया? अब फिर समझो, फिर मैंने बोला था टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी बच्चों म्यू एच, याद आया? याद आया? अब फिर देखो, उसके बाद मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था x इक्वल टू आई बाई एच, एक्स इक्वल टू आई बाई एच, तो I इक्वल टू एक्स एच, बच्चों याद आया? उसके अलावा बच्चों अभी एक और फॉर्मूला देखा है म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, ये सारे फॉर्मूले याद आए? अब बच्चों समझो, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना, समझो। अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं, अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं तो वो होती है वैक्यूम वाली मैग्नेटिक फील्ड प्लस मटेरियल वाली मैग्नेटिक फील्ड, वैक्यूम वाली मैग्नेटिक फील्ड प्लस मटेरियल वाली मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये पॉइंट समझे? अब इसको बच्चों ध्यान से समझना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मैं वहां से लिखूंगा, वो मेरे पास क्या है म्यू एच। हवा वाली मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बताओ क्या है? म्यू नॉट एच। अब मटेरियल वाली, इसी में बच्चों दिक्कत आती है, इसी वजह से मैंने वो कैपेसिटर वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, उसी वजह से डिस्कस किया था। मानने को तो ये तुम सीधा लिख लो, पर जिसके दिमाग में अगर कंफ्यूजन आए, उसी वजह से मैंने कैपेसिटर वाला एग्जांपल डिस्कस किया था। अब समझो बच्चों, इसको समझना। देखो, मान लो ये करंट है, यहां वैक्यूम है, वैक्यूम में तुम्हारी 1000 मैग्नेटिक फील्ड आई, लेकिन तुम्हें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मान लो 980 मिल रही, तो बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड कम हुई या बढ़ी? किसकी वजह से कम हुई? मटेरियल की वजह से। तो यहां वो कहेगा कि भाई मैं तो वैक्यूम में अपनी 1000 बनाता हूं, 1000 ही बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कि भाई 980 कैसे मिल रहे, मैं 1000 बनाता हूं, 1000 ही बनाऊंगा, 20 कम क्यों हो रही है वो मुझे नहीं पता, वो मटेरियल शायद बना रहा होगा। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मटेरियल वाली -20 रही होगी, तो ये 980 होगी। मान लो वैक्यूम की वजह से 1000 आई, यहां तुम्हें मिल रही है 1050, तो बाकी 50 कहां से आई? मटेरियल की वजह से। तो वो कहेगा कि भाई मैं तो जितनी वैक्यूम में बना रहा था उतनी ही बना रहा हूं, वो 50 किसी और की वजह से आई है, वो आई होगी मटेरियल की वजह से। मान लो यहां तुम्हें मिल गई 50,000, तो अभी भी वैक्यूम की वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी, बाकी 49,000 कहां से आ रही? मटेरियल। अब मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये पॉइंट बच्चों समझना, मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होती है म्यू नॉट आई, म्यू नॉट, या तो मैं बोल दूंगा एच इंड्यूस। एच इंड्यूस का नाम ही हमने आई रखा था, याद आया बच्चों? एच इंड्यूस का नाम आई रखा था। तो मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई, और इसी में बच्चों को दिक्कत होती है, वो ये पूछते हैं कि सर मटेरियल में म्यू नॉट की जगह म्यू होना चाहिए, इसी वजह से मैंने इतनी डिटेल में डिस्कस किया है। देखो, मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई, बच्चों के दिमाग में आता ये है सर म्यू नॉट तो वैक्यूम की थी, अब मटेरियल के लिए म्यू नॉट क्यों यूज कर रहे हो? मटेरियल में तो म्यू यूज करना चाहिए। तो उसी के पीछे बच्चों मैंने इतनी बड़ी कहानी सुनाई थी। अब उस कहानी पे फिर आते, तो उस कहानी पे अगर मैं फिर आऊं तो वो कैपेसिटर कहां चला गया? हाँ ये रहा। इसको बच्चों आप देखो, इसको बच्चों देखना, ये हवा की थी, ये मटेरियल की थी, तो बच्चों देख के बताओ दोनों में एप्सिलॉन नॉट यूज किया है या ई यूज किया है? तो बच्चों मटेरियल में भी एप्सिलॉन नॉट ही यूज होता है, नेट वाली बदलती है। नेट वाले को हम सिंप्लीफाइड करने के लिए यहां ई लिख देते, लेकिन जब हम मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तब भी हम एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं।
हाँ, नेट को सिंप्लीफाइड करने के लिए यहां पे ई लिखा जाता, तो टोटल वाले में ये वर्ड यूज किया जाता है, ना कि मटेरियल में। ये चीज बस मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि नेट वाले में तुम्हारा ये आएगा, मटेरियल वाले में एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, दोनों की नेट जाके वहां होता है। अब बच्चों समझो, तो अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, इस चीज पे आ जाओ। कहां गया अपना? हाँ बच्चों, मटेरियल वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर बच्चे को थोड़े टाइम बाद कंफ्यूजन यही होता है। मटेरियल वाली लिखोगे तो वो म्यू नॉट आई होगी, तो अब मैं यहां लिख रहा हूं म्यू नॉट आई। बच्चों आप देखो, अच्छा चलो एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूं फिर डिस्कस करता हूं। म्यू एच, म्यू नॉट एच, म्यू नॉट आई को बच्चों तुम यहां से लिख सकते हो एक्स एच। एच बच्चों कॉमन आके कट गया, तो म्यू नॉट एक्स। अब बच्चों मैं म्यू नॉट को इधर डिवाइड कर रहा हूं, तो म्यू बाई म्यू नॉट 1 प्लस एक्स। बच्चों बताओ म्यू बाई म्यू नॉट तुम्हारा क्या होता है? म्यू आर। तो यहां से जो फाइनल रिलेशन आ गया वो 1 प्लस एक्स। अब बच्चों समझो, ये डेरिवेशन भी काम का है, क्योंकि बीच की स्टेप एग्जाम में पूछी जाती है। डेरिवेशन भी काम का है, फाइनल फॉर्मूला भी काम का है, ठीक है। हाँ गौरांग बोलो जो तुम कह रहे थे। एच इंड्यूस आई के बराबर कैसे आया वो भी बताता हूं। देखो जैसे मैंने वो स्टोरी सुनाई थी वही याद करो। जैसे मैंने बताया, किसी में भी करंट मतलब मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है, वो करंट की वजह से ही होगा। अब मान लो जैसे ये सोलेनॉइड है, मैंने इसमें करंट फ्लो कराया, बीच में हवा है, तो इस हवा में मैग्नेटिज्म का क्या सोर्स है? ये करंट। अब मान लो मैंने इसमें यही प्लास्टिक रख दी, इसमें मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होगा? करंट की वजह से। बिना करंट के मैग्नेटिज्म हो ही नहीं सकता। अब इसमें मैग्नेटिज्म कैसे आ रहा है? जो हमने बाहर से एच लगाया उसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। उस अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके जो एटम्स के डाइपोल इधर उधर बिखरे पड़े थे वो अलाइन हुए। तो वो डाइपोल भी क्या है? करंट ही तो है। जो एटम्स में करंट घूम रहा है वो, जैसे इसमें ओरिजिनल करंट था, अब इसके अंदर जो एटम्स वगैरह हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह घूम रहा है, पहले वो बिखरे पड़े थे, बट बाहर से जब हमने करंट फ्लो कराया तो एक ओरिजिनल एच डेवलप हुआ। उस ओरिजिनल एच की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, उसने उनको अलाइन किया। अलाइन किया तो करंट उनमें भी फ्लो कर रहा है, उनमें भी वही एनआई वाला फैक्टर आ गया, तो उसकी वजह से उस मटेरियल में मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ। तो इस सबका सोर्स क्या है? जो हम बाहर से करंट फ्लो करा रहे। अगर हम बाहर का करंट बंद कर देंगे तो उसके अंदर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि उसके अंदर जो करंट वरेंट अलाइन हो रहे हैं उनका फादर एक तरीके से ये वाला मान सकते, तो ये ओरिजिनल वाला है, और अंदर जो डेवलप हो रहा है वो डुप्लीकेट या इंड्यूस बोल सकते। तो हम बोलेंगे कि जो डुप्लीकेट वाला है वो ओरिजिनल पे ही डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बताया कि भाई मान लो कोई भी सांसद या विधायक का बच्चा जो पावर है वो उसकी वजह से उसकी पावर बढ़ेगी तो इसकी भी पावर बढ़ेगी, तो डुप्लीकेट वाले की पावर इसके प्रोपोर्शनल है। अब एक ही जैसे नाम होंगे तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा तो इसको डुप्लीकेट की जगह नया नाम दे दिया आई। नहीं वही आई है वो, वापस बोलो। देखो देखो वो भी मैं बता रहा हूं, समझो समझना। एच, एच जो अपना था वो क्या था? वो भी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ही है। एच को भी देखोगे यूनिट और डायमेंशन वाइज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ही है। और आई जो हमने पहले पढ़ा था वो भी वही है, वो भी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ही है। बस फर्क क्या है? ये प्रॉपर करंट की वजह से हो रहा है,
ये इस करंट में करंट फ्लो कराने की वजह से, इंडक्शन की वजह से हो रहा है। दोनों चीजें सेम है बट रीजन अलग अलग है। इसके पीछे रीजन ये वाला है, तो उस वजह से इसको सेम नाम ना देके आई नाम दे दिया। ओके बच्चों, अभी इतना समझ पाए? तो अब बच्चों मैं इसे कंक्लूड करता हूं। खासकर ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। एक तरीका ये कि सीधा सीधा फॉर्मूले याद रख सकते हो जो मैंने बताया, केवल मेंस में ही आते हैं, एडवांस में है नहीं। दूसरा ये जो मैंने डिटेल में बताया, उससे अगर समझोगे तो थोड़ा चीजें क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि अगर तुम किसी बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो शायद उतना समझ में ना आए। बहुत टेक्निकल टाइप का टॉपिक है तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बुक्स वगैरह में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ अब बच्चों हैंड राइज करे, शायद कोई कुछ पूछे। हाँ वो कुछ भी हो सकता है, एक्स की बात कर रहे हो ना? हाँ वो अभी मैं लिखवाऊंगा। अभी -1 से छोटा नहीं होगा वो, अभी थोड़ा सा चल लो फिर पता चलेगी। बच्चों ये चीज अभी क्लियर है? अब बच्चों यहीं से कुछ चीजें बताओ पीछे। बच्चों बताओ, मैंने तुम लोगों के साथ अभी डिस्कस किया था। बच्चों बताओ म्यू आर की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू बच्चों बताओ डाई मैग्नेटिक के लिए कितनी थी? म्यू आर की वैल्यू डाई मैग्नेटिक के लिए कितनी थी? 1 से छोटे। मान लो कुछ 0.9 0.98 है, तो बच्चों बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? बच्चों देख के बताओ, डाई मैग्नेटिक के लिए म्यू आर 1 से छोटा था तो x कितना आएगा? -0.1 -0.02। तो ये एक रिजल्ट भी बन जाता है, समझो बच्चों। इधर डाई मैग्नेटिक के लिए, बाकी मैं टेबल में एक साथ बता दूंगा। डाई मैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? बोलो बच्चों, डाई मैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू। आवाज नहीं आई बच्चों? डाई मैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू <1 और x की वैल्यू <0, माइनस का 0.1 माइनस का 0.01 ऐसे। तो हम ये बोलते हैं कि डाई मैग्नेटिक के लिए म्यू आर 1 से छोटा और x स्मॉल नेगेटिव। ठीक है। अब बच्चों फिर बताओ पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू आर लगभग कितना था? 1 से थोड़ा बड़ा, मान लो 1.2 1.03 1.4। तो बताओ x कितना आएगा? 0.2 0.03 0.4। तो स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव, ये 1 से थोड़ा बड़ा और ये काफी थोड़ा सा पॉजिटिव। बच्चों बताओ फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू आर क्या था? बहुत ज्यादा बड़ा। फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू आर बहुत बड़ा था, तो मान लो कुछ 1000 2000 ले लिया, तो x कितना आएगा? अनुरोध, ठीक है। तो बच्चों फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू आर 1 से बहुत ज्यादा बड़ा, x भी बहुत ज्यादा बड़ा, ये चीज समझे। अब बच्चों थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं, इससे थोड़ा दिमाग खुलेगा। तो अब बच्चों इसमें क्वेश्चन तुम देखो, मैं बता रहा हूं। डीपीपी 4 उसमें सबसे पहले 28 करो। डीपीपी 4 उसमें क्वेश्चन नंबर 28। बोलो बच्चों 28 जिससे हुआ हो। सही है बच्चों। देखो आई पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब बच्चों समझना, मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें दिया है 6 × 10⁻⁻⁷। वॉल्यूम बच्चों लिखोगे तो मास बाई डेंसिटी। मास बच्चों तुम्हें दिया है 1 ग्राम। डेंसिटी बच्चों लिखोगे तो डेंसिटी तुम्हें दी है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि -6। बच्चों ये कट गए, चेक करना अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूं तो 10⁻⁻⁶/5। बच्चों सही निकाला है वॉल्यूम? वॉल्यूम है ये, सही निकाला है ना? ठीक है। तो वॉल्यूम यहां लिख रहा हूं 10⁻⁻⁶/5। ये पलट जाएगा तो 30 × 10⁻⁻⁻⁴ 3। बच्चों फिर समझो I = m/वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है,
वॉल्यूम कैसे निकाला है? मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी, मास ये डेंसिटी ये आ गया। बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है ये? ठीक है। अब बच्चों इसमें फिर तुम देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 बच्चों जिसका 23 हो जाए वो 20 ट्राई कर सकता है, 21 ट्राई कर सकता है, बट पहले 23 ट्राई कर। हाँ बोलो बच्चों 23 में आंसर आगरा से है बच्चों, अभी भी डिस्कस किया। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स, म्यू आर बच्चों तुम्हें दिया है 6000, एक्स एक्स यहां से आ गया 5999। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों उसके बाद तुम 2021 उसे ट्राई करो, 2021 इधर बच्चों 2021 ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन इतनी है, परमिबिलिटी मतलब तुम्हें म्यू बताना, तो बच्चों तुम्हें एक्स दे रखा है और म्यू बताना, परमिबिलिटी से मतलब म्यू। हाँ बच्चों 20 जिससे सॉल्व हुआ हो, सही है। बच्चों देखो एक्स दे रखा है, परमिबिलिटी पूछी है यानी कि म्यू पूछा है, तो बच्चों मुझे पता है म्यू आर 1 प्लस एक्स, म्यू आर बच्चों होता है म्यू बाई म्यू नॉट 1 प्लस एक्स, तो बच्चों म्यू यहां से आ गया म्यू नॉट 1 प्लस एक्स, ये चीज क्लियर है। अब म्यू नॉट की वैल्यू बच्चों में रटी हुई है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये तो मैं रटी हुई है। 1 प्लस एक्स बच्चों कितना है 5500। अब बच्चों 5501 लिखने का मतलब नहीं है, लगभग इसे उतना ही मान लो 5500। अब चेक करोगे तो बच्चों लगभग आंसर बॉम्बे आ जाएगा। बच्चों उस 1 को उतना इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन में उस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा। बच्चों चेक करके बताओ कोई डाउट हो? ए और बी सिमिलर हैं, हाँ ये बात सही कह रहा हो, लेकिन फिर भी 1 काफी छोटा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसके कंपैरिजन में 1 काफी छोटा है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ओके बच्चों बताओ आगे गुणा भाग कर लोगे? ठीक है बच्चों फिर इसमें देखो कौन सा था 21, उसे ट्राई करो बच्चों, देखते हैं ये वाला क्लियर है। इसमें बच्चों देखो बच्चों जिससे हो गए हो वो इसमें कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, कोई भी और जो बाकी बच रहा हो, जैसे मेरे हिसाब से 26, 25, 27 ये बच रहे हैं, ये अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है ठीक है 22 अभी मैं छोड़ रहा हूं, 19 और 22 दोनों ही एक जैसे हैं, उसे छोड़ के बाकी सब कर सकते हो। 29 भी थ्योरेटिकल सा है, उसे एक बार छोड़ सकते हो। खैर बच्चों अभी मैं 21 डिस्कस कर रहा हूं, उस पर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये है बच्चों, म्यू आर निकालना है, तो बच्चों समझना बी दिया है, कितना दिया है 1.6, एच दिया है 1000। याद करो बच्चों मैंने तुम्हें बताया है म्यू होता है बी बाई एच। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? बच्चों म्यू होता है बी बाई एच, ये आ गया। अब तुमसे पूछा है म्यू आर, तो म्यू आर बच्चों होता है म्यू बाई म्यू नॉट, तो 1.6 10 की पावर -3 4 पाई 10 की पावर -7। अब इसको अगर मैं डिस्कस करता हूं तो बच्चों देखना 0.4 अपॉन पाई 10 की पावर +4, तो इसी को लिख सकते हो 4 बाई पाई 10 की पावर 3, तो लगभग
बच्चों 1.3 10 की पावर 3। क्लियर है? तो बच्चों म्यू आर ये आ गया, ससेप्टिबिलिटी से एक कम कर दो। अब ये काफी बड़ी क्वांटिटी है बच्चों, लगभग 1300, लगभग 1300, उससे एक कम भी कर दोगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ससेप्टिबिलिटी लगभग 1300 ही हो जाएगी। बच्चों ये चीज क्लियर है? अब बच्चों इसमें 19 20 22 दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही हैं, रिपीट हो गए हैं। एक बार बस तुम रीड कर लो फिर मैं डिस्कस कर दूं। 19 एंड 22 दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है, उसे एक बार रीड कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है बच्चों, रीड कर लिया? अब बच्चों समझो, मैंने तुम्हें बताया था डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बीच से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, इसको समझो। बच्चों अभी भी हमने डेरिवेशन देखा था, डेरिवेशन कहां गया, ये रहा, याद आया बच्चों? अब ध्यान से देखो, ये डेरिवेशन, इसकी ये वाली स्टेप पर फोकस करो, केवल इस वाली पे। ये क्या लिखा है, म्यू एच, ये म्यू नॉट एच, ये म्यू नॉट आई। ठीक है बच्चों, ये वाली स्टेप। ठीक है? अब बच्चों एक चीज ध्यान से समझो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आई को कैपिटल एम बोला गया, लेकिन अधिकतर बुक्स में आई को आई बोलते हैं। ठीक है ना, उसमें आई को एम बोला गया। अब मैं एम क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमने मैग्नेटिक मोमेंट को एम से बोल दिया तो फिर वो पूरा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, और अधिकतर बुक्स में कैपिटल एम को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, तो वो नाम में कंफ्यूजन बड़ी दिक्कत करेगा। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो आई को कैपिटल एम से डिनोट किया गया। आई का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, लेकिन डिनोट इससे किया गया। तो इस आई की जगह मैं एम लिख सकता हूं। आई की जगह अगर मैं एम लिख देता हूं, अब बच्चों बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? बच्चों चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? बच्चों देखो, नहीं, इसको लिख सकते हो बी, बी टोटल, म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एम। बच्चों म्यू एच इसको लिख सकते हो बी टोटल, बी टोटल को बी से डिनोट कर देते, बी टोटल को बी से डिनोट कर देते, तो म्यू एच तुम्हारा हो गया बी, म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एम। अब बच्चों चेक करके बताओ आंसर कौन सा बैठ रहा है? समझ पाए? बी टोटल को बी से रिप्रेजेंट किया है, ये चीज है। अभी बच्चों क्लियर है? ठीक है, हाँ बोलो। एक जैसा मीडियम, जैसे मान लो जैसे हमने आयरन लिया तो हर जगह आयरन ही हो, ऐसा नहीं कि बीच में कॉपर आ गया, कहीं प्लास्टिक आ गया, उसे आइसोट्रोपिक मीडियम बोलते हैं। बच्चों अभी ये क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों इसमें आगे चीजें मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं, उसे समझो। अब बच्चों इसमें तुम देखना, थ्योरेटिकल चीजें मैं बता रहा हूं। हाँ बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ अनिरुद्ध, हर बार तुम्हें टोकना पड़ रहा है। बच्चों जो मैंने तुम्हें बताया था अब इससे रीड आउट कर सकते हो, अब समझ में आ जाए। जैसे ये जो सारी चीजें हैं ये मैंने तुम्हें बता रखी हैं, अब उसको थोड़ा मैं और डिटेल में बता रहा हूं, वो समझो। बच्चों सबसे पहले हम डाई मैग्नेटिक पे आ रहे हैं। डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक बच्चों याद करो, x तुम्हारा था I बाई एच, तो I बच्चों क्या निकला, एक्स एच। अब बच्चों इस फॉर्मूले को देख के बताओ डाई मैग्नेटिक के लिए x क्या होता है? याद करो अभी भी हमने डिस्कस किया था, डाई मैग्नेटिक के लिए x क्या होता है? निगेटिव और स्मॉल, निगेटिव और स्मॉल। तो बच्चों ये निगेटिव एंड वेरी स्मॉल है, तो बच्चों बताओ I निगेटिव होगा या पॉजिटिव? I कैसा होगा, निगेटिव, और किस तरह का होगा, काफी कम होगा, तो I निगेटिव होगा और स्मॉल होगा। ये समझ गए? तो पहली चीज I स्मॉल एंड निगेटिव, समझ गए बच्चों? अब XM,
एक्स है मतलब बच्चों वही एक्स। बच्चों बताओ डाईमैग्नेटिक के लिए एक्स कैसा होता है? बच्चों अभी भी डिस्कस किया, डाईमैग्नेटिक के लिए एक्स क्या होता है? स्मॉल एंड नेगेटिव, तो वही लिखा है। फिर म्यू आर बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था, डाईमैग्नेटिक के लिए म्यू आर क्या होगा? 0 से 1 के बीच में। अब बच्चों बताओ y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये चीज निगेटिव है तो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। तो I और H का ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। I और H का ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। अब बच्चों बताओ जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेंडमनेस बढ़ती है। क्या चीज बढ़ती है? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे रेंडमनेस बढ़ेगी। डाईमैग्नेटिक में पेयर्ड होते हैं या अनपेयर्ड? पेयर्ड। अब नेट उनका 0 ही है, नेट 0 ही है। अब बाहर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो पेयर्ड है, रेंडमनेस कितनी भी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो अरेंज हो तो रेंडमनेस बढ़ाने से उनकी अरेंजमेंट टूटेगी। लेकिन डाईमैग्नेटिक में पेयर्ड है और रेंडम ऐसे ही पड़े हुए, तुम टेम्परेचर बढ़ा दो या घटा दो, रेंडमनेस बढ़ जाए घट जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत रेंडम है। तो उस वजह से ससेप्टिबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेंडमनेस से उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पहले ही बहुत रेंडम पड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो उस वजह से डाईमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो हम बोलेंगे टेम्परेचर की पावर 0 के प्रोपोर्शनल। ग्राफ बनाओगे तो बच्चों स्मॉल नेगेटिव है, मान लो माइनस का 0.1, तो टेम्परेचर के साथ ग्राफ फिक्स आएगा स्मॉल नेगेटिव इस तरह से। ठीक है। अब बच्चों मैंने बताया फील्ड लाइन इससे दूर भागेंगे, फील्ड लाइन इससे दूर भागेंगी क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता। तो यहां तुम्हें कम फील्ड लाइन दिख रही है। ठीक है। इसके बाद बच्चों ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। बच्चों ध्यान से समझना इधर। बच्चों ये कोई मैग्नेट है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां स्ट्रांग होता है, पोल्स पे या बीच में? तो कोई मैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल रख रहा हूं, यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो वो इससे दूर भाग के ऐसे रिवर्स होना चाहेगा, क्योंकि इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाए, क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो जहां स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है उससे ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगा। अब मान लो मैंने एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, तो वो दोनों से ही ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे मेंटेन करना चाहेगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ऐसे परपेंडिकुलर होगी। अब मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल में, तो मैंने बताया अपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये चीज क्लियर है, ये एग्जांपल हो जाएंगे। बच्चों डाईमैग्नेटिक मटेरियल के सारे पॉइंट समझ गए, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब आते हैं पैरा पे। बच्चों मैंने अभी अभी सिखाया था, ये उसी डायरेक्शन में थोड़े अरेंज हो गए, उसी डायरेक्शन में थोड़े अरेंज हो गए, तो आई उसी डायरेक्शन में होगा स्मॉल पॉजिटिव, ये उसी डायरेक्शन में थोड़ा मैग्नेटाइज हो गया है तो एक्स स्मॉल पॉजिटिव। म्यू आर बच्चों 1 प्लस एक्स, ये मान लो 0.1 0.2 0.3 है, तो 1 से 2 के बीच में फंस जाएगा, तो ये 1 से 2 के बीच में रह गया। बच्चों आई इक्वल टू एक्स एच, बच्चों ये स्मॉल पॉजिटिव है, बताओ स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप, तो ग्राफ पॉजिटिव। अब बच्चों यहां क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो अलाइन हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका अलाइनमेंट रेंडमनेस की वजह से ब्रेक होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी मिलेगी, रेंडमनेस आएगी तो अलाइनमेंट कम होगा, अलाइनमेंट कम होगा तो मैग्नेटिज्म कम होगा, मैग्नेटिज्म कम होगा मतलब ससेप्टिबिलिटी कम होगी। उस वजह से ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस चीज को बोलते हैं क्यूरी लॉ। अब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इससे ग्राफ बनाओगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बने।
इस तरह का बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। ये चीज बच्चों समझे, ठीक है। उसके बाद बच्चों फील्ड लाइन इसमें से थोड़ा बहुत पास करना चाहेंगी तो थोड़ी बहुत फील्ड लाइंस दिखा दी। अब बच्चों ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के पास आना चाहेगा तो ऐसे पैरेलल अरेंज हो जाएगा। मैग्नेटिज्म देखोगे उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा पॉजिटिव, तो उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा पॉजिटिव। बच्चों इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब आते हैं फेरो पे। तो बच्चों पैरा और फेरो बिल्कुल सेम है, बस हर चीज बहुत लार्ज है ड्यू टू डोमेन्स। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? डोमेन्स। सब चीज बच्चों बहुत लार्ज पॉजिटिव, बहुत लार्ज पॉजिटिव। अब बच्चों इसमें समझो इधर। अब बच्चों वापस समझना, इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहां डोमेन्स होते हैं, वो बहुत क्विकली और स्ट्रांगली अलाइन होते हैं, तो यहां लीनियर वेरिएशन नहीं है, यहां एब्रप्टली वेरिएशन है, उस वजह से ग्राफ ऐसा आया। बच्चों थोड़ा सा हम और आगे देखेंगे, ये चीज बहुत लार्ज और पॉजिटिव। अब बच्चों मुझे ये बताओ पैरा और फेरो में फर्क क्या है? पैरा और फेरो में मेन फर्क किसका है? डोमेन्स का। जब हम बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो रेंडमनेस की वजह से डोमेन स्ट्रक्चर टूट गया, डोमेन स्ट्रक्चर टूट गया, डोमेन स्ट्रक्चर टूट गया। जैसे मैंने बताया बहुत सारी कॉलोनीज हैं, मिलिट्री के पॉइंट्स बने हुए, अब उन्होंने डिस्मेंटल कर दिया कि भाई अब लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हो रही, बंद करो, ये सब खर्चा फालतू हो रहा है। तो मान लो अब वो कॉलोनी डिस्ट्रॉय कर दी, सबको रिटायरमेंट दे दिया, अब नॉर्मल पर्सन और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया, अब वो थोड़ी लड़ने जाएंगे कभी जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो डोमेन्स ब्रेक हो गए, डोमेन्स ब्रेक हो गए तो फेरो और पैरा में कुछ फर्क ही नहीं बचा। तो जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसे हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो एक पॉइंट हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। क्यूरी टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो वही चीज बच्चों इसमें बताई गई है, क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये वही पैरामैग्नेटिक बन जाए। इसके अंदर बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस पास करना चाहेंगी, स्ट्रांगली वो अलाइन हो जाएगा, बहुत हाई उसी डायरेक्शन में होगा, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। बच्चों ये चीज समझे। अब बच्चों कंक्लूजन समझो। देखो जो तुम्हारा पुराना मॉड्यूल है ईएमएफ का, उसमें बीच बीच में दो एक क्वेश्चन छूट रखे हैं, वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के हैं, तो अब वो अटेम्प्ट कर लेना। एक आध क्वेश्चन उसमें हिस्टैरिसीस लूप वगैरह का है, वो बाद में आ जाएगा कल के डिस्कशन में, तो बट आप लगभग कर सकते हो। ऐसे बच्चों इसमें देखोगे तो बच्चों डीपीपी 4 कंप्लीट कर लेना। डीपीपी 4 उसमें दो तीन ही क्वेश्चन बच रहे हैं कंप्लीट। डीपीपी 5 अप टू क्वेश्चन 9, अप टू क्वेश्चन 9 बच्चों उतना कर लेना, ठीक है। उसके अलावा बच्चों डीपीपी 6 उसमें बच्चों 1 to 11 वो पूरे कर सकते हो। तो बच्चों ये एज ए होमवर्क रख लो, उतना कर लेना। तो बच्चों टॉपिक बहुत थ्योरेटिकल सा है, लेकिन मेंस में काफी ज्यादा पूछा जाता है और आसान सा है, कुछ नहीं फॉर्मूले से भी नंबर ला सकते हो। हाँ कोई नहीं, मैं कल वापस डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। वो लास्ट में जल्दी जल्दी किया तो कल वापस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।